Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn the remaining concept, convention, principle of accountancy. कल जो हम लोग ने 6 कंसेप्ट सीखे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7 से लास्ट जो 12th कंसेप्ट दिए वो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब रियलाइजेशन का मतलब क्या है? तो अगर सिंपल परिभाषा बोलूं, जब तक हमारे पास इनकम या रेवेन्यू रियलाइज होके नहीं आता है, जब तक हम उसको अर्न नहीं करते, तब तक हम लोग उसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसका मीनिंग वहां बाजू में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। मतलब जब तक आपने वो इनकम अर्न नहीं की है तब तक आप उसको आप अपनी बुक में नहीं लिखोगे। दैट इज आइदर यू इट इज रिसीव्ड और अर्न। मतलब या तो आपने वो इनकम आपके पास आ चुका है या आपने अर्न कर चुके हैं, तो ही हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। वैसे ही सेम वे रेवेन्यू, रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन, रेवेन्यू मतलब बिजनेस इनकम, तो उसको हम कब रिकॉर्ड करेंगे? ओनली व्हेन द सेल्स आर अफेक्टेड और द सर्विस आर रेंडर्ड। जब हम सेल्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब सेल्स करेंगे या हमने किसी को सर्विस दिया है, गुड्स और सर्विस, गुड्स बेचोगे तो हम सेल्स बोलेंगे, और अगर सर्विस किसी को दिया तो सर्विस रेंडर बोलेंगे, तभी हम लोग उसकी एंट्री कर सकते हैं। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड irrespective of the fact whether cash is received or not। ये अक्रूवल बेसिस ऑफ कंसेप्ट के हिसाब से बोला कि अगर हमने कोई सेल्स किया है तो रेवेन्यू हम कंसीडर करेंगे, वेदर वो रेवेन्यू अर्न तो हो चुका है बट उसकी इनकम रिसीव्ड हुई या नहीं हुई, बट सेल्स हुआ तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया है, अ कंपनी गेट्स अ ऑर्डर। समझो एक कंपनी को 1 लाख रुपए का सेल्स का ऑर्डर मिला है मई 2017 को, गुड्स ऑफ ओनली 60, लेकिन कंपनी सिर्फ 60,000 का गुड्स सोल्ड कर सकी है। जून 2017 तक हमने उसको गुड्स 60,000 का गुड्स डिलीवर किया है, तो हम हमारी बुक में 1 लाख का ऑर्डर नहीं लिख सकते। हमने कितना अर्न किया है, सेल्स किया है गुड्स का ओनली 60,000, तो कैश रिसीव्ड फॉर 60,000 इन सितंबर 2017 एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन, जो भी मैंने आपको बताया, सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017। हम सिर्फ कितना रिकॉर्ड करेंगे? जो रियलाइज हुआ, दैट इज 60,000। हम 1 लाख का जो ऑर्डर मिला उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जब तक हमने उसको ऑर्डर कंप्लीट करके नहीं दिया है तब तक हम लोग वो 1 लाख का एंट्री नहीं कर सकते। बट उस 1 लाख में से हमने 60,000 का गुड्स उसको डिलीवर किया था, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, वो है अक्रूवल कंसेप्ट। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज। ये भी ऊपर के कंसेप्ट के साथ ही कनेक्टेड है, रियलाइजेशन कंसेप्ट के साथ ही। यानी कि इनकम हम लोग जब अर्न करेंगे, एन एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर अक्रूज। मतलब इनकम जब अर्न होगी, एक्सपेंस जब पेएबल बनेगा, पे करना बाकी है, तब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। All expense and revenue related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenue are received in a cash or not, in expense are paid in cash or not। मतलब यहाँ हम लोग रेवेन्यू अर्न किए हैं, वेदर कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, एक्सपेंस हो चुका है चाहे हमने पे किया या नहीं किया, उसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इन द बैंक फॉर 1 ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2015। बैंक हैज टू पे, तो बैंक हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। मैच्योरिटी हमारा होगा 1 साल के बाद, दैट इज ऑन 31 सितंबर 2016। तो हम लोग उस साल में हमारी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तक, जैसे अगर हम 31 मार्च को अगर ईयर एंडिंग हो रहा है तो हम 31 मार्च को अक्टूबर से मार्च तक जितने महीने हो गए वो महीने का जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसी का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जितना इनकम यानी कि इंटरेस्ट हमारा अर्न हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
उसके बाद के 6 महीने, मार्च से बात में बोलूँ तो दूसरे जो अप्रैल से लेके सितंबर तक के जो 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, वो जब वो कंप्लीट होगा तब रिकॉर्ड होगा। मतलब जितने महीने का हमने इंटरेस्ट अर्न किया है वही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अक्रूज हो चुका है वही। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल मतलब डबल। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एस्पेक्ट, अनदर वन इज क्रेडिट एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अक्षय स्टार्ट अ बिजनेस, समझो कोई बिजनेसमैन का नाम है अक्षय जिसने अपना बिजनेस 5 लाख रुपीस के साथ स्टार्ट किया हो, 5 lakh cash on hand and business get cash of 5 lakhs on other hand। तो ये 5 लाख उसने बिजनेस में लगा दिए। तो ये 5 लाख बिजनेस में जो उसने इन्वेस्ट किए हुए वो बिजनेस के हिसाब से उस टाइम पे रिसीव्ड होगा एज अ कैपिटल, जो हमने कल भी देखा था। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी अराइज होगी, दैट इज अ बिजनेस हैज टू पे टू अक्षय सम ऑफ 5 लाख रुपीज। तो ये पैसा बिजनेस को कैपिटल के तौर पे मिला हुआ है, जो बिजनेस की लायबिलिटी है जो अक्षय ने बिजनेस को दी है। तो बिजनेस को ये 5 लाख रुपीस अक्षय को वापस लौटाने, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी टू बिजनेस। दिस concept is recognize the fact that every debit there is a corresponding equal credit। ऐसे ये दोनों चीज दिखाता है कि एक साइड कैश है तो दूसरी साइड कैपिटल है, दैट इज अ लायबिलिटी। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट आता ही है। दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसी के बेस पर हम लोग जो आगे चैप्टर सीखने वाले जर्नल, लेजर, ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिसाब से ही काम करता है। नेक्स्ट 10th कंसेप्ट जो हमें दिया हुआ है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। द अकाउंट मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोज करना मतलब जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें रिलेवेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करना। तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि हमें हमारी जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, हमें वो रिपोर्ट में करेक्ट लिखनी चाहिए। Accounting report should be disclose full and fair information related to parties। जो भी related parties है, creditors, debtors, cash in hand, cash at bank, whatever our assets, liability, profit, loss, ये सब कुछ जो भी correct है, fair information, हमें वो relevant party को disclose करनी चाहिए। Financial position and performance should be disclosed very honestly to all users। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमें हमारे सारे यूजर के लिए, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, सप्लायर, जो हमारे प्रोडक्ट, जो हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, उन सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन करेक्टली, हॉनेस्टली डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन मींस द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है बिजनेस रिजल्ट। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट से फाइंड करेंगे, वैसे ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा एक साल का कितना रहा वो हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या इनकम एक्सपेंसेस से। सो इसमें हमें हमारी क्लियर कट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हम हाइड करते हैं, छुपाते हैं, तो इट इज नॉट गुड एज पर द दिस कंसेप्ट। ऑल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटी। सारे के सारे अथॉरिटी, रिलेवेंट अथॉरिटी, उनको ये इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आए, इस तरीके से हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये एक कन्वेंशन है जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाला पर्सन होगा, रिलेवेंट अथॉरिटी, उसको कोई भी डिसीजन मेक आउट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, तो ये कन्वेंशन उसको हेल्प करता है वो डिसीजन लेने के लिए। Hence, any item which is not significant is not relevant to the user need not be disclosed in file। इसका मतलब ये ऊपर के कंसेप्ट के साथ डिस्क्लोज करें कि जो जरूरत के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। बट अगर कोई चीज इरिलेवेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, उसको एक्सक्लूड करनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एग्जेम्पशंस
टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जो हमने ऊपर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अभी देखा कि हमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, उसको ये एक्सेप्शंस में डालता है कि हमें सारी चीजें नहीं। The term materiality is a subject in nature. Subjective nature means materiality depend on the amount involved in transaction. यानी कोई भी ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट का है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन मेकिंग डिसीजंस क्या है, उन सबको लेके ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एनी आइटम मटेरियल टू वन पर्सन में बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। कभी ऐसा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बट वो किसी और रिलेवेंट पार्टी के लिए इमटेरियल या अनइम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल फैक्ट है वो हमें हमारे स्टेटमेंट में दिखाने चाहिए, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हम लेजर बनाते हैं उसके अंदर। द लास्ट वन जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कोई भी साल का जो हमारा रेवेन्यू है, यानी जो हमारी इनकम हुई है बिजनेस से, वो हमारी सामने एक्सपेंस के साथ मैच होनी चाहिए। यानी हमारा एक्सपेंस और इनकम कहीं ना कहीं एक दूसरे के नियर अबाउट होना चाहिए, सो दैट वी कम्स टू अंडरस्टैंड कि इस साल हमें हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिक कंसेप्ट। ये दो चीज के कंसेप्ट को जोड़ता है जो हमने आगे देखे थे, एक अक्रूवल और दूसरा है पीरियोडिक। यानी जो भी पीरियड बिग इंफॉर्मेशन है, मतलब के 1 अप्रैल टू 31 मार्च के उस पीरियड में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ है, वेदर अमाउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हमारी उस साल की इनकम और उस साल की एक्सपेंस हमें कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर कट मैचिंग में हो जाए। पीरियोडिक कंसेप्ट फिक्स द टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटस। ये पीरियोडिकल कंसेप्ट तो हमारा टाइम फ्रेम फिक्स करता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो वहाँ क्लियरली करेक्टली डिस्क्लोज करना चाहिए, जिससे हम लोग उस फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर सकें कि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब के हमारे एक्सपेंस के सामने हमारा उस फाइनेंशियल ईयर का इनकम कितना है या इनकम के सामने हमारा एक्सपेंस कितना है। तो उसी को दिखा हुआ है, ऑल एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर बट ओनली द एक्सपेंस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर। यानी कि उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंस के ऊपर हुए, चाहे आपने पे किए या आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, यानी अगर पे करना बाकी है, एक्सपेंस जो प्रीपेड हो चुकी है, अक्रूवल या अनअर्न रेवेन्यू है, हमारी इनकम में भी अगर ऐसा है कि एडवांस में आ चुका है या पे करना रिसीव करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, वो हम लोग वहां पे मैच कर सकते हैं। ऑल्सो द ड्यू प्रोविजन आर मेड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हमें दिखाना होता है। बैड डेब्ट्स अगर कुछ हुआ है, लॉस विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, तो वो भी हमें उसके साथ मैच करना होता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैचिंग कंसेप्ट से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उस साल का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंसेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर